हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे हमारा जो पिछला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मिसलेनियस प्रोविजंस। ये जो पूरी सीरीज़ चल रही है, इस पूरी सीरीज़ में हम आपके लिए कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉज को सीए फाइनल लेवल के लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक लॉज की अगर बात करें, ऑलरेडी अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है जहाँ पर इकोनॉमिक लॉज आपके पेपर नंबर 4 प्लस जो ऑप्शनल यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है 6D, वो भी हमने वहाँ पर इकोनॉमिक लॉज कवर कर लिया है। अब अगर हम कॉर्पोरेट लॉ की बात करें तो यहाँ पर चैप्टर वाइज अलग अलग चैप्टर्स के हम वीडियोस बना रहे हैं। ये है मिसलेनियस प्रोविजंस चैप्टर नंबर 10 आपके कोर्स में। इस मिसलेनियस प्रोविजंस का ये थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट के अंदर आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, निधि कंपनी के बारे में, डॉर्मेंट कंपनी के बारे में, और एक सेलिब्रिटी सेक्शन है सेक्शन 447, यानी कि फ्रॉड के लिए पेनल्टी क्या लगती है, पनिशमेंट क्या है, जिसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, उसको यहाँ पर कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इस छोटे से टॉपिक को समझते हैं। बहुत ही बेसिक है, ईजी है, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर चल रहा है मिसलेनियस प्रोविजंस, आई नो आपको लग रहा होगा कि ये यूजलेस है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, बट बिलीव मी, लोग यहाँ पर छोटे छोटे चैप्टर्स में छोटे छोटे जो टॉपिक्स है उनको छोड़ के जाते हैं और छोटे छोटे नंबर्स नहीं ला पाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से मैंने उन टॉपिक्स को भी यहाँ पर कवर किया है जिससे पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके नोट्स बनेंगे, समरी आप बना पाएंगे हर चैप्टर की, हर चैप्टर आपका कवर होगा। और इतना ही नहीं, आपका पूरा कवरेज मॉड्यूल के साथ में यानी कि इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है उसके साथ में चलेगा। ठीक है, सो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मिसलेनियस प्रोविजंस। ये जो चैप्टर है इसमें टोटल 4 बुलेट पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। पहला था रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड रिलेटेड प्रोविजंस, वेदर इट इज बीन कवर्ड। यस, ये कवर हो चुका है पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 की बात करिए, रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, स्ट्राइक ऑफ करना है, रिमूव करना है। ये हमने यहाँ पर एक स्टोरी के थ्रू बहुत ही शानदार वीडियो बनाया था, सेक्शन 248 से 252। सर आपको सेक्शन नंबर कैसे याद है? मैंने बताया था रात को 2:48 की ये कहानी है। 249 पे अगले मिनट में मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। 250 में मुझे पता चला था, 251 पे मुझे पता चला फ्रॉड क्या चल रहा है, और फाइनली मैं ट्रिब्यूनल के पास में यानी कि बड़े पापा के पास अप्लाई करने के लिए गया। आई नो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखा है उनको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। बहुत ही अच्छे स्टोरी फॉर्मेट के तरीके से हमने सब चीज़ें कवर करी है। इसी तरीके से आरवी और आरवीओ पार्ट 1 में हम कवर कर चुके हैं ना। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पूरा चैप्टर एक साथ कवर होते दिखाई दे। अब ये जो पार्ट 3 है ये इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। क्या है ये? गवर्नमेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, निधि कंपनी, और साथ में फ्रॉड का जो सेक्शन है सेलिब्रिटी सेक्शन, सेक्शन 447, और अदर्स में क्या आएगा? कुछ नहीं, 450, जिसका कोई नहीं होता है उसका 450 होता है। यानी कि जहां पर जिस हरकत के लिए पूरे एक्ट में कहीं भी पनिशमेंट नहीं दी गई है, कहीं भी पेनल्टी नहीं दी गई है बच्चों, वहां पर उसको 450 में आना पड़ेगा। 420 ही नहीं, 450 तरीके से आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, सो ये था पूरा एक ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। हम फोकस करेंगे ऑब्वियसली हमारे इस पार्ट के ऊपर जो हमें आज कवर करना है। इसमें गवर्नमेंट कंपनी देखेंगे, डॉर्मेंट कंपनी देखेंगे, निधि कंपनी देखेंगे, और लास्ट में छोटे छोटे 2 सेक्शन देखेंगे। छोटा सा वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेक्शन 394, 395। सबसे पहले इन दोनों सेक्शंस की हम कहानी देखेंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी कौन है आपको पता है, अब सीए फाइनल लेवल पर है, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये बताऊं, और उसकी एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ 2-3 बातें हम करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, गवर्नमेंट कंपनी कौन है, उसकी एनुअल रिपोर्ट कैसे फाइल की जाती है, वो देखने के बाद में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेक्शन 406 यानी कि निधि कंपनी, और 455 जो है डॉर्मेंट कंपनी। तो इन दोनों के सेक्शंस 406 और 455, इन दोनों को हमें देखना होगा। ठीक है, और लास्ट में हम फ्रॉड के सेक्शंस के यहाँ पर हम पनिशमेंट देखेंगे, यानी कि पेनल्टी वाले सेक्शन है छोटे छोटे, वो हम देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी कौन है। सर सेक्शन नंबर कैसे याद करें, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए 3 से 4, यानी कि अगर आपको बड़ा होना है लाइफ में, 3 से 4 पहुँचना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 9 की ज़रूरत पड़ेगी, और वो 9 कौन है? गवर्नमेंट का जी है। आई बात समझ में आपको? गवर्नमेंट का जी 9 है। तो 3 से 4 यानी कि बड़ा होने के लिए 9 की ज़रूरत पड़ेगी, 394 और 395। ये आपको सेक्शन याद हो गया, वंस फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं।
अब ये सिंपल सा बात बोल रहा है यार, गवर्नमेंट कंपनी है कौन? तो अगर हम डेफिनेशन नहीं भी देखें तो हमको क्या एक लॉजिक समझ में आता है, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है सर जहां पर गवर्नमेंट ने पैसा लगाया हो, बराबर है। तो गवर्नमेंट में कौन कौन आता है सर? हमको पता है सीजी आता है, हमको पता है सर एसजी आता है। सीजी एसजी दोनों आ सकते हैं, बराबर, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने अगर पैसा लगाया है किसी कंपनी के अंदर तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। बट सर कितना पैसा लगाया है, उनकी कैपिटल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो देखिए मेजोरिटी तो होनी चाहिए ना, तो मिनिमम 51% तो होना चाहिए। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को अगर हम देखेंगे तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर 51% से 51% से कम पेड अप शेयर कैपिटल ना हो, किसकी? सीजी की, एसजी की। सर दोनों का मिक्स हो सकता है क्या? यस, मिक्स हो सकता है। सीजी भी कुछ पार्ट कर सकती है और एसजी भी कुछ पार्ट कर सकता है। सर एसजी में वन और मोर दिख रहा है, यानी कि सर आप बोल रहे हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, एमपी गवर्नमेंट ने, दोनों ने पैसा लगाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पैसा लगाया है, और इन तीनों का मिलकर अगर हम देखें तो 60% हो रहा है। तो क्या सर इसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे वत्स, क्योंकि वन और मोर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, जानबूझ के बोला है। तो वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली अगर पैसा लगता है तो भी हम उसको यहाँ पे इस डेफिनेशन में कवर करेंगे। और इसके अंदर कौन इंक्लूड होता है, जरा देखिए, बहुत शानदार चीज है। इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसके अंदर सीजी ने, एसजी ने पार्टली तरीके से, फुल तरीके से पैसा लगाया है, और इस गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। क्वेश्चन सर, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी सर फुली यानी कि 100% यानी कि होली ओन सब्सिडरी होनी चाहिए कि सर कोई भी सब्सिडरी चलेगी? लिखा है क्या यहाँ पर कुछ होली ओन सब्सिडरी? नहीं ना, कोई भी कैसी भी तरीके की सब्सिडरी है उसको हम यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके की सब्सिडरी कंपनी अगर है इस गवर्नमेंट कंपनी की तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन ईजी थी, कंप्लीट हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट्स को देखने से पहले थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न यूज़ कर ले। सर ये जो गवर्नमेंट कंपनी आपने बोला है अभी, हम समझ तो कैसे गवर्नमेंट कंपनी कौन है? सर क्वेश्चन ये है, एक एग्जाम्पल बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए आइए। सर एक कंपनी है सीजे, इस सीजे के अंदर सर 25% है सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ठीक है। 26% है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। कितना हो गया सर? ऑब्वियसली ये 51% हो गया सर, हमको समझ में आ रहा है 51% हो गया है, मतलब कि ये जो सीजे है ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ना होके अगर ये एक और कंपनी है ABC लिमिटेड, इसने इसके अंदर पैसा लगाया है। सर अगला क्वेश्चन आता है ABC कौन है? बच्चों ABC एक गवर्नमेंट कंपनी ही है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट कंपनी अगर दूसरे गवर्नमेंट कंपनी में पैसा लगा रही है तो क्या सर हम इसको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे हमारी कैलकुलेशन में 51% के लिए? तो क्या मैं आपको बताऊं कि आपको समझ में आ गया है? डेफिनेशन में क्या ये लिखा हुआ है कि 51% में गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए? कहीं लिखा हुआ है ऐसा? नहीं लिखा हुआ है। यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, पार्टली किसी भी गवर्नमेंट का, वन और मोर स्टेट्स गवर्नमेंट का। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी दूसरे गवर्नमेंट कंपनी में लगा रही है ना बच्चों, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और सब्सिडरी का मैंने क्लियर कर दिया, सब्सिडरी होली ओन्ड होने की जरूरत नहीं है, कैसी भी सब्सिडरी हो चलेगी, ठीक है। अब भैया बता दो, सिंपल सी बात है यार, ये बात है कि यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट कंपनीज की, क्या वो हमको टाइम टू टाइम सबमिट करनी पड़ेगी? तो उन्होंने बोला है दो तरीके से बात होगी भैया, एक तो जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है और एक जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है। तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा पहले आप बात कर लो, वेयर द सीजी इज अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, ऐसी कंपनी का जो कौन सी रिपोर्ट है? एनुअल रिपोर्ट है, क्या उसको यहाँ पर हमें सबमिट करना पड़ेगा? बिल्कुल। कंपनी के अफेयर्स को समझाने के लिए ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा विद इन 3 months ऑफ इट्स AGM। तो एक बात ध्यान रख लो, एनुअल रिपोर्ट चाहिए AGM के 3 months के अंदर, और इसको सबमिट करना पड़ेगा। साथ में और कुछ भी देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। ऑडिट कौन करता है? C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो C&AG उस ऑडिटर रिपोर्ट, नहीं एनुअल रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, एनुअल रिपोर्ट पर कमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं,
ठीक है। पर ऊपर तो एनुअल रिपोर्ट है सर, नीचे ऑडिट रिपोर्ट लिखा हुआ है। यस, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एनुअल रिपोर्ट के साथ में हमको ऑडिट रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो कमेंट्स होंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, वो भी हमको चाहिए रहेंगे और वो हमको हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पर सीजी मेंबर है, ठीक है, सीजी भी है और एसजी भी है। तो भैया दूसरा सिनेरियो हो गया, सीजी प्लस एसजी दोनों अगर मेंबर है तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप नॉर्मल पार्लियामेंट पे रख रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा के सामने आप ये रख रहे हैं, आप स्टेट लेजिस्लेचर हाउसेस के सामने भी इस चीज़ को रख दीजिए, ठीक है। तो तीसरा सिनेरियो आया यहाँ पर, तो 395 सेक्शन अलग से बना दिया, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि एसजी तो मेंबर है बट यहाँ पर सीजी कोई भी मेंबर नहीं है, तो क्या करना है। तो उन्होंने कहा देखो भैया कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आपको एनुअल रिपोर्ट तो देनी ही देनी है, साथ में आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कमेंट्स के साथ में सप्लीमेंट करने के साथ में जो ऊपर हम आपको बताया गया है वो सब चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से इन्वॉल्व है तो यहाँ पर आप स्टेट लेजिस्लेचर के सामने हाउसेस के सामने आप रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट के साथ में कुछ छोटी बातें आपको याद रखनी है। एनुअल रिपोर्ट एजीएम के 3 मंथ्स में बना दो, उसके साथ में यहाँ पर सीएनएजी के कमेंट्स और सप्लीमेंट होने चाहिए, किसके साथ में, ऑडिटर रिपोर्ट के साथ में। इसको जाकर पार्लियामेंट के सामने रख दो, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रख दो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो गवर्नमेंट कंपनी का चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है 394 और 395। अब 394 395 को थोड़ा सा अगर बैकवर्ड जाके बता दूं आपको तो ईजी रहेगा आपको समझने में। गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन, उसके नीचे लिख लो सीजी एसजी सीजी प्लस एसजी, ठीक है। और यहाँ पर स्टार मार्क लगा के लिख लो इंक्लूड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। पहला पार्ट खत्म हुआ। एनुअल रिपोर्ट लिख लो, एनुअल रिपोर्ट देना है, यस। तो एनुअल रिपोर्ट के साथ में ऑडिटर रिपोर्ट जाता है जिसमें C&AG का हम यहाँ पर कमेंट्स और सप्लीमेंट लेते हैं। इसके 3 तरीके हो गए हैं, 2 तरीके नॉर्मल है, एक सेक्शन 395 वाला है। एंटी है ना, ये बोल रहा है जहाँ सीजी इन्वॉल्व हो, जहाँ एसजी इन्वॉल्व हो और सीजी भी इन्वॉल्व हो। यहाँ पर एसजी इन्वॉल्व हो बट सीजी इन्वॉल्व ना हो। इस तरीके से 3 केसेस है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट कंपनी 394 395। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी हमारी निधि कंपनी। यार ये निधि कंपनी कौन होती है सर? हिंदी में हमने देखा है कि निधि यानी कि ऐसी निधि मिल गई है हमको कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। निधि मतलब किसी के लिए अच्छा करना, बराबर है। मुझे ये निधि मिली है कि मैं दूसरे की मदद कर सकूं। ओके, सो निधि मतलब कुछ अच्छा करना, मतलब यहाँ पर बेनिफिट तो आ रहा है, तो एक दूसरे का अच्छा करना यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट आ रहा है। सो निधि कंपनी को और किसी नाम से बुलाते हैं क्या? तो यस बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? निधि कंपनी को बुलाते हैं म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी MBS, ठीक है। MBA नहीं, MBS म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। ना अब जरा इसका सेक्शन देखिए 406। ऊपर हमने सेक्शन कैसे याद किया था? जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे उनको पता है मैं सेक्शन हमेशा याद करवाता हूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है। ऊपर का सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी 3 से 4 अगर होना है तो जी की जरूरत पड़ेगी 394 और 395, ठीक है। हटा दूं इसको, ये तो याद हो चुका है हमको, ठीक है। 406 ओहो 4 से 6 होना है बट यहाँ पर आपका खुद का सेल्फ बेनिफिट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो पक्की है कि आप 4 लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप 6 लोगों की और कीजिए बट खुद का बेनिफिट 0 रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। 406। अब आगे चलिए, भैया निधि कंपनी होती कौन है? उन्होंने कहा भैया निधि कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ दूसरों का हित करना है, ठीक है। कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग इट्स मेंबर्स। तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक कंपनी बनाई जाती है, इसके अंदर इसके मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स आपस में एक दूसरे को लोन दिया करते हैं, एक दूसरे की मदद किया करते हैं और सिर्फ एक दूसरे की ही मदद करते हैं। डिपॉजिट्स लेते हैं, डिपॉजिट्स देते हैं, लोन लेते हैं, लोन देते हैं, बट सिर्फ अपने मेंबर्स के बीच में ही करते हैं। सबसे कंट्रीब्यूशन लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए ही करते हैं, कोई प्रॉफिट यहाँ पर नहीं होता है। सो ये बात तो पक्की हो गई क्या कि अपने मेंबर्स में सेविंग्स की आदत डालने के लिए इस कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है। डिपॉजिट्स रिसीव करते हैं, लैंड करते हैं अपने मेंबर्स को ही, ओनली लिखा है भैया तो यहाँ पर लिख लो बड़े बड़े शब्दों में मेंबर्स ओनली, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं और सीजी के रूल्स के साथ में कंप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं और इसको सही करते हैं। सीजी के रूल्स को हमेशा फॉलो करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो किसी भी निधि कंपनी को बोल सकती है कि आपको ये जो रूल्स है ना, प्रोविजंस हैं, वो कुछ एक्सेप्शन के साथ में, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में, कुछ अडेप्टेशन के साथ में हम आपके ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है।
अब जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है ना, वो आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने रखने पड़ेंगे बराबर। जब सेशन चल रहा है, सेशन एक्सपायर होने के पहले ही आपको ये काम करना पड़ेगा। अब ज़रा बात देखिए, निधि कंपनी, कौन सी निधि कंपनी, कौन सी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। चाहे आप 1956 वाले एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, चाहे आप 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो, चाहे आप रजिस्टर्ड ना हो, आपने सिर्फ अभी अप्लाई कर रखा है और आपका अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, या फिर आपने अप्लाई किया ही नहीं है बट आपकी जो हरकतें हैं ना वो सारी निधि कंपनी जैसी है, तो आपके ऊपर भी ये डेफिनेशन के हिसाब से 406 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो ये अभी तक मतलब हो गया कि निधि कंपनी कौन हो गई। निधि कंपनी ऐसी कंपनी जो अपने मेंबर्स के साथ ही, मेंबर्स के बीच में ही ट्रांजैक्शंस करती है। डिपॉजिट मेंबर से लेगी, लोन देगी तो मेंबर को देगी, म्यूचुअल बेनिफिट होगा एक दूसरे का, सब सेविंग्स करने की आदत को यहाँ पर बढ़ावा देंगे, और जो सीजी के रूल्स को फॉलो करेगा वो निधि कंपनी होगी। 4 से 6 तक जाना है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट 0 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज हो गई यहाँ पर, उन्होंने बोला कि चाहे आप पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड हो, नए एक्ट में रजिस्टर्ड हो, आप रजिस्टर्ड हो ही नहीं, आपने अप्लाई किया है बट अवेटेड है, या फिर आपने अप्लाई नहीं किया है बट आपकी जो हरकतें हैं ना इट एग्जैक्टली सेम जो एक निधि कंपनी जैसा काम करती है, तो आपके ऊपर भी 406 अप्लाई होगा। बट सर क्वेश्चन रिमेन्स द सेम अभी हमारे माइंड में कि निधि कंपनी है कौन, क्या है पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। तो उन्होंने कहा कि निधि कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड शैल बी पब्लिक कंपनी, इसको हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे। ठीक है, पब्लिक कंपनी, एंड इसका कितना यहाँ पर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 5 लाख रुपए मिनिमम। सर क्वेश्चन ये है कि पेड अप शेयर कैपिटल लिख देते ना सर, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों बोला, तो इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा कि कोई भी यहाँ पर निधि कंपनी है उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड करने का, इशू करने का इजाज़त नहीं दिया गया है। सो अगर कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसकी है भी सही जो वो इशू कर चुकी है और ये एक्ट आने के पहले कर चुकी थी, तो उसको उनको रिडीम करना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, म्यूचुअल बेनिफिट हुआ। उसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका रहा तो क्या आप निधि कंपनी हो सकते हो, नहीं। सो नो निधि कंपनी शैल हैव ऑब्जेक्ट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अदर देन द ऑब्जेक्ट स्टेटेड अबव, जो ऊपर ऑब्जेक्ट बोला है सिर्फ वही होना चाहिए। सर बट अगर मेंबर्स के लिए कुछ हित का काम करे तो बढ़िया है ना। तो अगर ऐसी कोई निधि कंपनी अपनी ही मेंबर्स को यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी देनी चाहती है रेंट के लिए, रेंट लेंगे आपको लॉकर हम देंगे, तो क्या सर ये एक निधि कंपनी ये वाली सर्विसेज दे सकती है, यस दे सकती है। बट उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे जो उनकी रेंटल इनकम हो रही है वो 20% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर से कम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम 10 लाख है, इसका 20% होता है 2 लाख। अगर यहाँ पर 10 मेंबर्स को लॉकर फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है, और हर मेंबर से यहाँ पर लेट्स से जो भी अमाउंट चार्ज किया जाता है उसका टोटल आता है 2.5 लाख रुपए, तो एक मेंबर से 25,000 रुपये आपने चार्ज किए, तो 2.5 लाख रुपए क्या 20% से ज़्यादा है, यस। तो क्या आप यहाँ पर निधि कंपनी का स्टेटस आपके पास से जा सकता है, यस, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में निधि कंपनी को कुछ रेस्ट्रिक्शन और प्रोविजन के साथ में काम करना पड़ता है। जो बिजनेस बोला गया है वो बिजनेस करो। तो कौन से बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं, आइए बताते हैं हम आपको। आप चिट फंड का बिजनेस नहीं कर सकते, आप हायर परचेज का बिजनेस नहीं कर सकते, लीजिंग फाइनेंस नहीं कर सकते, इंश्योरेंस का नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट में सिक्योरिटीज़ परचेज नहीं कर सकते, यानी कि उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते थ्रू सिक्योरिटीज़, ये भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। और क्या नहीं कर सकते, बताया मैंने आपको, किसी भी तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट आप इशू नहीं कर पाएंगे, ना प्रेफरेंसेस इशू कर पाएंगे, ना डिबेंचर्स कर पाएंगे, किसी भी तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट आप नहीं कर पाएंगे। क्या आप मेंबर्स के साथ में करंट अकाउंट खोल सकते हैं, नहीं नहीं, करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। सेविंग्स की आदत डलवा रहे हैं, करंट अकाउंट मत खुलवाओ, आपको अलाउड नहीं है। क्या आप दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज को परचेज कर पाएंगे, नो। तो आप दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज को परचेज नहीं कर पा रहे। क्या आप कंपोजिशन यानी कि दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं, नहीं। क्यों, उसका मतलब क्या होगा कि आप उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, यानी कि आप इन्फ्लुएंस करते हैं, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। आप कोई अरेंजमेंट में एंटर हो सकते हैं क्या दूसरे बंदे का मैनेजमेंट चेंज करने के लिए, नो, आप ये काम भी नहीं कर सकते अनलेस, क्या लिखा हुआ है, अनलेस, ओहो, अगर आप ये काम करना चाहते हैं, कौन सा, ये वाला काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लीजिए अपनी जनरल मीटिंग के अंदर और आरडी के यानी कि रीजनल डायरेक्टर की परमिशन ले लीजिए।
अगर आपने ये ले ली है तो हम ये सब काम आपको करने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और क्या लिखा भैया, छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बहुत लिखी। देखिए, आप और कोई बिजनेस नहीं कर सकते अदर देन द बिजनेस ऑफ बोरिंग और लेंडिंग इन इट्स ओन नेम। आप अपने नाम पर बोरिंग लेंडिंग करेंगे अपने मेंबर्स के लिए, और इसके अलावा और कोई बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। आप मेंबर्स के अलावा किसी दूसरे पर्सन से डिपॉजिट ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। अच्छा सर, मेंबर ने यहाँ पर सिक्योरिटी में अपनी एक प्लॉट को रखा था सिक्योरिटी में, क्या ये प्लॉट मैं प्लेज कर सकता हूँ? प्लेज कर सकता हूँ मतलब कि क्या ये प्लॉट मैं किसी दूसरे पर्सन से जब मैं लोन ले रहा हूँ तो मैं उसको बोल दूँ हाँ यार ये चैतन्य जैन मेरा मेंबर है, उसने एक प्लॉट मुझे दिया था, एक काम करो मैं इसको प्लेज करता हूँ, आप मुझे लोन दे दो? नहीं, ये प्लेज करना मेंबर्स के असेट को एज ए सिक्योरिटी जो उसने लॉन्च किया था वो अलाउड नहीं है। क्या दूसरे से डिपॉजिट ले सकते हैं? किसी बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह से नहीं ले सकते हैं, सिर्फ मेंबर्स का काम चलेगा। क्या कोई पार्टनरशिप अरेंजमेंट बोरिंग या लेंडिंग का एंटर हो सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट इशू कर सकते हो जिससे ऐसा लगे कि आप डिपॉजिट्स को सॉलिसिट कर रहे हो? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बाहर के लोगों को डिपॉजिट्स के लिए आप इनवाइट नहीं कर सकते हो। बट अपने मेंबर्स के बीच में फिक्स डिपॉजिट की स्कीम के लिए कोई भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करना अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मेंबर्स से लोन लेना देना, डिपॉजिट्स उनसे लेना देना, उनके फंड्स को यूज़ करके डिप्लॉय करना, इन सब सर्विसेज के लिए आप किसी भी बाहर वाले पर्सन को ब्रोकरेज या फिर इंसेंटिव नहीं दे सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो निधि कंपनी के नाम पे क्या क्या यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है वो सब मैंने आपको बता दिए। निधि कंपनी कौन होती है वो बता दिया है, ठीक है। निधि कंपनी कौन कौन सी निधि कंपनी पे ये सब चीज़ें अलाउड है वो बता दिया है, और इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर हो गई है। सिंगल रीड वाला एक मैटर था ये, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग की बात नहीं है। आई होप आपको रजिस्टर हो गया होगा। अच्छा, मेंबर्स की बात कर लो भैया, कितने मेंबर होंगे? तो उन्होंने बोला कि एक निधि कंपनी के अंदर मेंबर्स होंगे मिनिमम 200 मेंबर हमको चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, कोई ट्रस्ट नहीं होना चाहिए एज ए मेंबर। जो डायरेक्टर रहेगा उसको भी मेंबर जैसे हम काउंट करेंगे। 10 साल तक कंसेक्यूटिव ईयर्स तक उसकी टर्म रह सकती है, उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है बट 2 साल के गैप के बाद में। तो 2016 में मेरी यहाँ पर डायरेक्टरशिप खत्म हुई, तो अब मुझे वापस रीअपॉइंट करना है तो 2018 में वो कर पाएंगे, ठीक है। डिविडेंड की बात कर लो, क्या निधि कंपनी यहाँ पर डिविडेंड पे कर सकती है? क्या मेंबर्स को दे सकती है? 25% से कम, 25% से ज़्यादा वो डिविडेंड यहाँ पर नहीं दे सकती, या फिर आरडी ने अगर कोई दूसरा अमाउंट यहाँ पर अप्रूव किया है तो उतना भी वो दे सकती है। जैसे ही 25% और आरडी ने बोला 26%, तो 26% आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। बट कंडीशन है, जितने का आप डिविडेंड दे रहे हो बच्चों उतने का अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने जनरल रिजर्व में। पास्ट में अगर आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है मैच्योर डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट के रीपेमेंट में, आप डिविडेंड इशू नहीं कर पाएंगे और आपको सारे रूल्स को कंप्लाई तो करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्या ऑडिटर होगा क्या इनका? यस, अगर इंडिविजुअल बंदा है ऑडिटर आपका तो मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स तक रह सकता है, अगर फर्म है तो 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स तक वो रह सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उन्होंने बोला 2 साल का अगर कूलिंग पीरियड हो जाएगा तो वापस से रीअपॉइंट किया जा सकता है, जैसे ऊपर हमने डायरेक्टर के केस में देखा। सर क्वेश्चन ये है, ये रूल्स आए सर 4th को, जैसे 4th ऑफ जनवरी को या 1st ऑफ अप्रैल, लीजिए 1st ऑफ अप्रैल 2019 को ये रूल्स आए, ठीक है सर। और सर यहाँ पर 2017 में यहाँ पर ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया था हमने। अब यहाँ पर हमको काउंट करना है सर इसका रोटेशन के लिए, तो क्या इस पीरियड को हम काउंट करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे, वाई नॉट। काउंटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स वेयर ऑडिटर हैज़ बीन होल्डिंग ऑफिस प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स, दैट पीरियड शैल बी टेकन इनटू अकाउंट एज वेल। तो 2 साल तो निकल चुके हैं, आने वाले 3 साल और बचे उसके पास में, ऐसा गिना जाएगा, ठीक है। ऑडिटर को हर साल एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट के साथ में, जिसे हम कहते हैं ऑडिटर सर्टिफिकेट। पेनल्टी भैया नॉन कंप्लायंस कुछ हुआ, हर कंपनी के हर ऑफिसर के ऊपर 5,000 रुपये, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है हर दिन का 500 रुपये, बात खत्म, ठीक है। सो निधि कंपनी यहाँ पर ही खत्म होती है। निधि कंपनी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, आपको याद होना चाहिए, सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, अपने मेंबर्स के डिपॉजिट्स को लेने देने के लिए, लोन लेने देने के लिए इसको बनाया गया है। मोटा मोटा बात करें तो निधि कंपनी क्या नहीं कर सकती है? प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकती है, मेंबर के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती है, मेंबर्स के अलावा ना लोन दे सकती है, ना ले सकती है, ना पार्टनरशिप में घुस सकती है, ना डिपॉजिट ले सकती है, ना दे सकती है, ठीक है, ना किसी के साथ में कोई एग्रीमेंट कर सकती है। ये मेजर है चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी, निधि कंपनी क्या नहीं कर सकती है। डायरेक्टर 10 साल तक रह सकता है, कूलिंग पीरियड 2 साल है सब जगह, ऑडिटर के लिए 5 साल इंडिविजुअल, फर्म के लिए 5 + 5 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला, मेंबर्स कितने चाहिए? मिनिमम 200 मेंबर होने चाहिए, ठीक है।
क्या यहाँ पर मेंबर्स में कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई कंपनी मेंबर बन सकती है? क्या कोई ट्रस्ट मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता बॉस। ठीक है, ये सब चीज़ें मेजर है जो हमने यहाँ पर कर ली है। कौन से बिजनेस नहीं कर सकते? चिट फंड कर सकता है? नहीं। लीजिंग का काम? नहीं। हायर परचेज का काम? नहीं। इंश्योरेंस का काम? नहीं। किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है। करंट अकाउंट मेंबर के साथ में खुलवा सकते हो? नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हमने निधि कंपनी के साथ में पढ़ ली है। बहुत सारे यहाँ पर प्रोविजन से उन सबको बुलेट पॉइंट्स मैंने कन्वर्ट करके आपके लिए यहाँ पर रख दिया है। अगली कंपनी दोस्तों डोरमेंट कंपनी। सो अब डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट मतलब कि यार कंपनी है तो सही बट इनएक्टिव है, काम नहीं कर रही है। इसको किसी पर्पस के लिए बनाया गया था, वो प्रोजेक्ट फ्यूचर में आने वाला है, अभी उसका कोई काम ही नहीं है, कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं रही है। ऐसी सुस्त कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी कहते हैं। क्वेश्चन ये कि सर कोई एक नॉर्मल कंपनी अगर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहती है तो क्या वो यहाँ पर आ सकती है? यस। 4 से 5 पे गए और फिर 5 5 5 5 5 5 ही करते रह गए, यानी कि कोई काम ही नहीं है आपके पास में। तो इसका सेक्शन है 455। ठीक है, अब 455 सेक्शन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि बॉस डोरमेंट कंपनी कौन होती है, पहले ये देख लो। डोरमेंट कंपनी को बनाया जाता है, रजिस्टर किया जाता है कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, किसी असेट को होल्ड करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। ठीक है, यानी कि मैंने इस कंपनी को बनाया और इस कंपनी के नाम पर मैंने एक प्लॉट को परचेज कर लिया, बस इसका यही पर्पस था कि मैं यहाँ पर इस कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाना चाहता था। तो क्या और कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हुआ। तो क्या वो डोरमेंट कंपनी हो सकती है? यस। फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए लिया गया हो, असेट को होल्ड करने के लिए इसको बनाया गया हो, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, सिग्निफिकेंट समझना पड़ेगा। इनएक्टिव कंपनी है, उसको समझना पड़ना पड़ेगा। तो इनएक्टिव कंपनी है, उस कंपनी को, जो ऊपर रीजंस बोले ऐसी कंपनी को हम यहाँ पर डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास में। ठीक है, 2-3 चीज़ें समझनी है। इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या होता है? इनएक्टिव जो एक्टिव नहीं है, यानी कि जो बिजनेस नहीं कर रही है, जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया हो। क्या क्या हो गया? बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किए हैं। कितने टाइम से? पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल से अगर किसी कंपनी ने ये सब काम नहीं किया हो तो उसको हम बोल देते हैं कि ये तो इनएक्टिव है, यानी कि ये एक्टिव रोल नहीं कर रही है। ठीक है सर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब आपका क्या है? देखिए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कि जो बेयर नेसेसिटीज़ है वो तो करनी पड़ेगी ना जिंदा रहने के लिए। जैसे आपको रजिस्ट्रार को फीस तो देनी पड़ेगी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा कोई भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, आपको शेयर्स का अलॉटमेंट करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए अपने ऑफिस को, अपने रिकॉर्ड्स को। हम इनका नहीं बोल रहे हैं। अदर देन दीज ट्रांजेक्शन्स, अगर आपने और कोई दूसरा ट्रांजेक्शन किया है, जैसे कि मैंने कोई लैंड को बेच दिया, मैंने मेरे शेयर्स को सेल कर दिया, जो भी है, ठीक है, तो इन ट्रांजेक्शन के अलावा अगर कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। बट अगर ये सब होते हैं 4 चीज़ें तो उनको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कहते हैं। तो ऐसी कंपनी इनएक्टिव है जो बिजनेस नहीं कर रही 2 साल से, जिसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन 2 साल से नहीं करे हैं, जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यहाँ पर अपने रिटर्न्स को नहीं फाइल किया है पिछले 2 साल से, उसको इनएक्टिव कंपनी कहते हैं। सो इनएक्टिव कंपनी या ऐसी कंपनी जिसको फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया, या ऐसी कंपनी जो असेट होल्ड करने के लिए बनाई गई थी, सिर्फ उन कंपनीज को हम डोरमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रार को। कौन से फॉर्म के अंदर? MSC 1। सो MSC 1 का काम क्या है? देखो, उन्होंने बोला है एप्लीकेशन आप इस फॉर्म के अंदर दे सकते हो, फीस के साथ में रजिस्ट्रार को सबमिट कर सकते हो इस स्टेटस को ऑब्टेन करने के लिए। बट आफ्टर क्या भैया? 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने शेयर होल्डर्स, स्पेशल रिजोल्यूशन के यहाँ पर तो मेंबर्स आ गए, जनरल मीटिंग बिठाओ और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ, और आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी 3/4 की कंसेंट हमको चाहिए रहेगी, वो भी आपको लेनी पड़ेगी नोटिस को इशू करके। तो 2 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, SR और आपके शेयर होल्डर्स का 3/4 कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी। बट कौन सी कंपनी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है? भैया, अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी तरीके की इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते। कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, पेंडिंग है, नहीं ले सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है, डिफ़ॉल्ट कर रखा है पेमेंट पे इंटरेस्ट में, नहीं कर सकते हैं। लोन आउटस्टैंडिंग है, चाहे सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, आप डोरमेंट नहीं बन सकते। आपकी मेंबरशिप के साथ में यहाँ पर कुछ
डिस्प्यूट चल रहा है कि ओनरशिप क्या है, मैनेजमेंट कौन संभालता है, नहीं कर सकते। स्टैच्यूटरी टैक्सेस आपके अगर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, आप नहीं कर सकते हो। आपने वर्कमैन ड्यूज़ में अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर रखा है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आप नहीं ले सकते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी कि आप लिस्टेड कंपनी है, तो आप डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आपकी सिक्योरिटीज़ रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, तो आप डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकते, यानी कि उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो MSc 1 हो गया, जिसमें आप अप्लाई करते हैं फीस के साथ में। MSc 2 के अंदर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है डोरमेंट कंपनी का। MSc 3 में आपको रिटर्न फाइल करना होता है रजिस्ट्रार को, ठीक है, वो MSc 3 बोलता है। अब वापस से क्या अभी डोरमेंट कंपनी से आप एक्टिव का स्टेटस ले सकते हैं क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। अगर डोरमेंट के लिए आपको फिर से एक्टिव का लिए अप्लाई करना है, कंपनी को एक्टिव करने के लिए MSc 4 में करिए, रीएक्टिव करने के लिए, और MSc 5 में आपको एक्टिव कंपनी का फिर से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर समरी बनाई है, ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये बात हो गई अभी तक डोरमेंट कंपनी कौन है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, कैसे उसको यहाँ पर अप्लाई करना है, रीएक्टिव होने के लिए क्या क्या चाहिए उसको, और ऐसी कौन सी कंपनीज है जो डोरमेंट बन सकती है, जिन्होंने पास में ये सब हरकतें नहीं की हो तो वो यहाँ पर डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर डायरेक्टर्स होने चाहिए, यस, जैसे नॉर्मल पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए, प्राइवेट में मिनिमम 2 चाहिए, OPC में 1 चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का रूल यहाँ पर अप्लाई इनके ऊपर नहीं होता है। और आप डोरमेंट के लिए आपने अप्लाई किया, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, किसके अंदर मिलेगा? आपको MSc 2 के अंदर मिलेगा। और 5 साल तक आपकी कंपनी अगर डोरमेंट कंपनी ही है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास में पावर है कि कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स तक अगर आपकी डोरमेंट कंपनी ही है, तो वो स्ट्राइक ऑफ कर सकती है आपका नाम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। 5 साल तक आप इनएक्टिव जैसे पड़े हुए हो, डोरमेंट कंपनी की लिस्ट में हो, तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा, तीनों कंपनीज कंप्लीट होती है। पहली कंपनी कौन सी थी हमारी? पहली कंपनी हमने देखी गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के लिए हमने सेक्शन कैसे याद किया था? 3 से 4 होना है, जी की जरूरत पड़ेगी, तो 394 395 गवर्नमेंट कंपनी के लिए हमने याद किया। ठीक है, निधि म्यूचुअल बेनिफिट 4 to 6 पे आना है, अगर आपको स्माइल रखनी पड़ेगी आपके लिए, 0 यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, 406 निधि के लिए। और डोरमेंट के लिए 4 से आप 5 पे जा रहे हैं तो 5 पे अटक गए, यानी कि इनएक्टिव हो गए हो, तो डोरमेंट कंपनी हो गई। ठीक है, अब हमको 2 सेक्शन देखने हैं, 447 और 450, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड एंड रेसिडुअल पेनल्टी फॉर अदर्स। तो 447 कुछ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, और 450 दोनों के अंदर पेनल्टी क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 450 पूरे एक्ट में जिसके लिए कहीं भी पेनल्टी नहीं दी गई है, उसकी पेनल्टी आपको यहाँ से लेनी है। अगर एक्ट में उस प्रोविजन के अंदर नॉन कंप्लायंस की कोई पेनल्टी नहीं दी गई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 450 उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। पहले हम समझते हैं 447 को। 447 फ्रॉड की पेनल्टी यहाँ पर हमको बताता है। फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है वो हम आपको देखते हैं। क्रेडिटर को डिफॉल्ट करना है, आपने इंटेंशन के साथ में आपने यहाँ पर कोई भी काम किया है, वो डेफिनेशन आपको बताऊंगा, पेनल्टी आपको बताऊंगा। तो फ्रॉड मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, अनड्यू गेन करना, या फिर जिसको हम बोलते हैं रॉन्गफुल गेन, या फिर रॉन्गफुल लॉस, गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत तरीके से किसी का नुकसान करवाना, इस इंटेंशन के साथ में क्रेडिटर्स का, शेयर होल्डर्स का, मेंबर्स का डिसीव करने के लिए, उनका अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए कोई भी काम किया जाता है, ऑमिट किया जाता है, किसी भी चीज़ को हाइड किया जाता है, कंसील किया जाता है, उसे हम फ्रॉड का एक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 तरीके से बताया गया है, एक लिमिट दी गई है, ठीक है, उस लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको यहाँ पर पनिशमेंट दिखाई जाएगी, जेल दिखाई जाएगी, इम्प्रिजमेंट 6 मंथ्स की, और इम्प्रिजमेंट आपको दी जाएगी यहाँ पर 5 ईयर्स की। यहाँ पर अमाउंट की अगर हम बात करेंगे, फाइन कितना लगेगा? 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड इन्वॉल्व 50 लाख रुपीज़। ठीक है, ये लिमिट क्या है? अगर आपका फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो आप यहाँ जाओगे, ठीक है, और 10 लाख से अगर नीचे है तो आप यहाँ जाओगे। बट 10 लाख या फिर 1% ऑफ द टर्नओवर, 1% ऑफ द टर्नओवर, विच एवर इज लोअर। तो ये लिमिट सेट की जाएगी पहले। सो लेट्स से मेरा टर्नओवर यहाँ पर 5 करोड़ है, ठीक है, 5 करोड़ का टर्नओवर है मेरा, इसका 1% निकालूंगा तो 5 लाख मेरा यहाँ पर होगा। तो 5 लाख का टर्नओवर है और 10 लाख की लिमिट दी गई है, विच एवर इज लोअर। तो मैं कहाँ तक यहाँ पर फ्रॉड का अमाउंट कर सकता हूँ? 5 लाख रुपए तक का कर सकता हूँ। तो अगर मेरा फ्रॉड का अमाउंट जो जाता है वो 7 लाख पे जाता है, ठीक है, तो मेरा अगर 5 लाख से ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी में आऊँगा, बराबर है।
और अगर कम है तो यहाँ पर मैं इस कैटेगरी में जाऊँगा। सो अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आप गए हो, आपने हार्म किया है, तो यही 6 मंथ्स हो जाते हैं 3 ईयर्स। ठीक है, तो क्या हो गया इस कैटेगरी में, विच एवर इज लोअर, तो आपको कंपेयर करना है जो भी अमाउंट आता है, अगर उससे ऊपर का फ्रॉड है और पब्लिक इंटरेस्ट भी यहाँ पर गड़बड़ किया है आपने, तो यही चीज़ मिनिमम 3 साल हो जाएगी और 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड आपका पेनल्टी हो जाएगा। बट अगर आप उससे नीचे हो तो 5 साल आपको दे दिया जाएगा और अमाउंट 50 लाख मैक्सिमम है, वहाँ तक आपको रखा जाएगा। ठीक है, सो ये हो गई बात फ्रॉड की। 447 यही बात करता है। अब बात करते हैं 450 की। तो 450 दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है। 450 बोल रहा है कि जहाँ पर एक्ट का कोई भी प्रोविज़न का, कोई भी रूल का अगर आपने यहाँ पर कंप्लायंस बराबर नहीं किया है और वहाँ पर पेनल्टी अगर नहीं दी गई है, तो आप 450 के पास में आ जाइए। हर कंपनी, हर ऑफिसर के ऊपर 10,000 रुपये का फ़ाइन लगेगा। कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो 1,000 रुपये पर दिन के लगते जाएंगे। बस सिंपल सी बात है। सो 450 जिसका कोई भी नहीं उसका 450, 447 सेलिब्रिटी सेक्शन है फ्रॉड के लिए। 10 लाख की लिमिट याद रखना, 10 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाला सेक्शन 447 है। 447 एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने आपसे वादा किया था, हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, जिसमें हमने आपको बोला था गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बताएंगे, बताया 394, 395। हमने कहा था निधि कंपनी 406 डन, डोरमेंट कंपनी 455, 455 डन, पनिशमेंट के 447 और 450 ये भी डन। इस तरीके से चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं और इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है मिसलेनियस प्रोविजन वो भी यहाँ पर ही खत्म होता है, जो आपके सीए फाइनल लेवल पर चैप्टर नंबर 10 था। आगे और भी हम यहाँ पर चैप्टर्स लाएंगे, उनको समझाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।